हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो डिस्कसिंग द यूआई ऑफ सब्सटेंस पेंटर। तो सबसे पहले तो हम हमारा जो मीट मैट है उसे वापस इंपोर्ट कर लेते हैं हमारे फिजिकल स्पेस में। तो सिंपली फाइल्स में जाके ओपन सैम्पल्स, सेलेक्ट मीट मैट और ओपन। हमारा जो मॉडल है वो व्यू पोर्ट में आ जाएगा। नाउ यू कैन सी कि हमारे यूआई लेआउट्स में बहुत सारे टैब्स हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। हम इन सभी टैब्स को एलैबोरेटिवली डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए मैं इनको क्लोज कर लेता हूँ क्योंकि मैं प्रेफर करता हूँ इनको अलग वे में यूज़ करने का। तो अगर आप ऐसे टैब पर आकर इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आपका जो टैब है वो डी अटैच हो जाएगा और इसे आप कहीं और पे भी रख सकते हैं जहाँ पर आप इसे फिजिबल माने या फिर जहाँ पर आप इसे रखना चाहें। फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐसे टैब को हॉरिजॉन्टल लाइन से ऐसे यहाँ पर रखना चाहता हूँ टॉप पर, तो मैं यहाँ पर लाके इसे ड्रॉप कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं इनको क्लोज कर लेता हूँ, जैसे एसेट को और टेक्सचर सेट सेटिंग्स को और टेक्सचर सेट लिस्ट को भी मैं क्लोज कर लेता हूँ। जो दो मेन इंपॉर्टेंट टैब्स है उन्हें मैं स्क्रीन पर रखूँगा। एक है हमारा बेसिक लेयर्स टैब और दूसरा है प्रॉपर्टीज पेंट टैब। तो इन दोनों टैब्स को यहाँ पर आप रख सकते हैं कैसे। तो दिस इज़ माई वे ऑफ यूजिंग सब्सटेंस पेंटर, क्योंकि मुझे प्रॉपर्टीज़ इजीली एक्सेसिबल हो जाती है यहाँ पैनल से और लेयर्स उसके जस्ट राइट सेक्शन से। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपका जो कर्सर है वो चेंज हो जाएगा। इससे आप प्रॉपर्टीज़ के टैब को लेंथन या छोटा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, और दोनों टैब्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अब जो हमने टैब्स क्लोज किए थे वो एक्चुअल में क्लोज नहीं हुए हैं, बट वो यहाँ पर राइट साइड में डॉक हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा टेक्सचर सेट लिस्ट का टैब जो हमने क्लोज किया था, और जो भी जितने भी सारे हमने टैब्स क्लोज किए थे वो हमारे राइट साइड में ऑलरेडी डॉक्ड हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं डिस्प्ले सेटिंग्स को। डिस्प्ले सेटिंग्स के टैब को भी आप डी अटैच करके जहाँ पर आपको अच्छा लगे आप वहाँ पर सेट कर सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग्स में हम व्यू पोर्ट सेटिंग्स को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस दिख रहे होंगे, बट हमारा काम है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको डिस्कस करना, जो कि हमारे यूजुअली और रेगुलरली काम में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सभी कुछ जो इसमें है, इस टैब में है, वो डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत ही रेयरली काम आएगा और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हर एक प्रोजेक्ट के अंदर। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम आ जाते हैं व्यू पोर्ट सेटिंग्स के टैब में। तो यहाँ पर हमारे पास पहला जो ऑप्शन है वो एनिस्ट्रॉपिक फ़िल्टरिंग का है। तो एनिस्ट्रॉपिक फ़िल्टरिंग बेसिकली आपके टेक्सचर्स को इम्प्रूव करती है और उनका जो ब्लरीनेस होता है टेक्सचर में उसको कम करती है। इस प्रॉपर्टी को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये किस पे सेट होना चाहिए। तो हाई क्वालिटी एनिस्ट्रॉपिक फ़िल्टरिंग आपको अच्छे टेक्सचर्स प्रोवाइड करता है गेमिंग एसेट्स के लिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मैश वायर फ्रेम्स पर। अगर आप अपने मैश के वायर फ्रेम को देखना चाहते हैं सब्सटेंस के अंदर, तब मैश वायर फ्रेम्स के ऑप्शन को आके चेक कर सकते हैं शो मैश वायर फ्रेम पे। तो जैसे मैं इसे चेक करता हूँ आप देख सकते हैं मेरे जो मैश के अराउंड वायर फ्रेम है वो एक्टिवेट हो गया है, और अब मैं सिंपली चेक कर सकता हूँ कि मेरी मैश की ज्योमेट्री कैसे बिल्ट हुई है। आप वायर फ्रेम की ओपेसिटी भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना वायर फ्रेम जो है विजिबल होना चाहिए, और उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे वायर फ्रेम येलो कलर में या फिर ब्लैक कलर में चाहिए तो मैं वो भी कर सकता हूँ। इसको वापस मैं डिफ़ॉल्ट सेट कर लेता हूँ रेड या ऑरेंज पे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ कैमरा सेटिंग्स को। तो कैमरा सेटिंग्स में आने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो है प्रीसेट्स का। प्रीसेट्स के अंदर हमें हमारे जो डिफरेंट कैमरास है सीन के अंदर वो मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल C1 फ्रंट कैमरा, या C2 बैक फेसिंग कैमरा, क्वार्टर कैमरा। ये सभी कैमरे आप जब कोई भी ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम माया से अपने ऑब्जेक्ट को एक FPX फाइल में एक्सपोर्ट करें, तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप उस ऑब्जेक्ट के साथ व्यू पोर्ट के अंदर जो कैमरास आपने प्लेस करे हैं अपने ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, आप उनको भी FPX फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के साथ। तो वो सभी कैमरास आपको इस प्रीसेट के ऑप्शन में मिल जाएंगे। अभी के लिए हम सब्सटेंस का जो डिफ़ॉल्ट मॉडल है उसके साथ जो कैमरा है
अलाइन, उन्हें चेक कर रहे हैं। तो अब हम वापस डिफ़ॉल्ट कैमरा मोड में आ जाते हैं। अगर मैं प्रेस करूँगा तो मेरा जो मॉडल है वो फ्रेम हो जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं फील्ड ऑफ व्यू और फोकल लेंथ को। फोकल लेंथ और फील्ड ऑफ व्यू आपके मॉडल के फोकल लेंथ को कंट्रोल करता है। तो अगर मैं फोकल लेंथ को इंक्रीज़ करता हूँ तो मेरा जो फील्ड ऑफ व्यू है वो डिक्रीज़ होगा, और अगर मैं फील्ड ऑफ व्यू को इंक्रीज़ करता हूँ तो मेरा जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज़ होगा। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जो मोस्ट कॉमन फोकल लेंथ यूज़ में आती है इंडस्ट्री में वो है 50, और इट्स बिटवीन 50 टू 80 मोस्ट ऑफ द टाइम। कोई भी सिनेमैटिक शॉट अगर लेना होता है किसी भी सीन का, तो 50 से लेकर 80 का जो फोकल लेंथ है वो बेस्ट होता है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है एक्टिवेट पोस्ट इफेक्ट। पोस्ट इफेक्ट हम जब सब्सटेंस पेंटर के रेंडरर इंजन आयरो को यूज़ करते हैं तब काम में आता है, ताकि हम हमारी फाइनल इमेज को टोन कर सकें और उसमें जो ये फीचर्स हैं उन्हें ऐड कर सकें। बेसिकली आपको कलर करेक्शन और डीओएफ, टोन मैपिंग और ग्लेयर के ऑप्शन मिलेंगे। ये हम तब सीखेंगे जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रेंडर कर रहे होंगे सब्सटेंस पेंटर के ही रेंडरर इंजन में, जो कि है आयरे। अभी हम पेंटिंग मोड के अंदर हैं। आपके पास बेकिंग और रेंडरिंग मोड दोनों हैं। तो जब हम रेंडरिंग मोड को डिस्कस करेंगे तब हम एक्टिव पोस्ट इफेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक्टिवेट टेम्पोरल एंटी एलियासिंग पर। इस चीज़ को देखने के लिए मैं पहले वायर फ्रेम को बंद कर लेता हूँ, वायर फ्रेम ऑप्शंस को। तो एंटी एलियासिंग का ऑप्शन आपके मैश को स्मूथ करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैश के किसी कॉर्नर पर जाता हूँ जैसे कि यहाँ पर, और अगर मैं एंटी एलियासिंग के ऑप्शन को टर्न ऑफ करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे मैश के सरफेस पे आपको बहुत सारी जिगजैग लाइंस दिख रही होगी। अगर आप पेंट करते टाइम इन जिगजैग लाइंस से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते तो आप एंटी एलियासिंग के ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं टोन मैपिंग के ऑप्शंस को। तो टोन मैपिंग के ऑप्शंस में हमारे पास दो फंक्शंस अवेलेबल हैं, एक है लीनियर और एक है एसिस। हम मोस्ट ऑफ द टाइम एसिस ऑप्शंस को यूज़ करेंगे, क्योंकि एसिस जो है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है और बहुत सारे इंजन्स में यूज़ होता है। तो टोन मैपिंग जो है वो आपके व्यू पोर्ट के कलर्स को डिस्कस करता है, जिसमें ना अगर आप लीनियर को चूज़ करते हैं तो लीनियर आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कलर्स डिस्प्ले करता है, बट एसिस इसलिए बेटर है क्योंकि वो आपको वाइड नंबर ऑफ कलर्स एक्सप्रेस करता है उसी सीन के अंदर, और ये वाइडली एक्सेप्टेड है अनरियल इंजन और अदर सॉफ्टवेयर के अंदर भी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल पिक एसिस बिकॉज इट प्रोवाइड्स मोस्ट नेचुरल एंड रियल टू द लाइफ कलर। इसमें कलर के ज़्यादा शेड्स हमें प्रोवाइडेड होते हैं। अब हम आ जाते हैं एनवायरनमेंट टैब के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है एनवायरनमेंट मैप। एनवायरनमेंट मैप जो होता है वो हमारे व्यू पोर्ट के अंदर जो हमने HDRI यूज़ किया है उसको डिस्कस करता है। तो आप देख सकते हैं हमारे मॉडल के ऊपर जो एक तरफ से लाइट आ रही है वो एक एनवायरनमेंट के थ्रू आ रही है। तो उस एनवायरनमेंट को आप चेंज कर सकते हैं बाय सिंपली एनवायरनमेंट मैप्स के आगे जो बटन प्रोवाइडेड है उस पर क्लिक करके। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको बहुत सारे डिफरेंट एनवायरनमेंट मैप्स जो सब्सटेंस 3D प्रिंटर के अंदर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं वो मिल जाएंगे। इनमें से जो बेसिक मैप जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर वो है स्टूडियो टोमोको। तो अगर आपको कोई भी मैप पसंद नहीं आ रहा है तो आप डिफ़ॉल्ट मैप जो कि स्टूडियो टोमोको है उसके साथ जा सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल मैप है और मैं भी इसे पर्सनली यूज़ करता हूँ क्योंकि इसकी लाइटिंग एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ हॉट और वार्म वेदर चाहिए अपने ऑब्जेक्ट के अराउंड तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, और इसको अप्लाई करते ही आप देख सकते हैं व्यू पोर्ट के अंदर कि मेरे मॉडल के अंदर जो लाइटिंग है वो थोड़ी सनी और ऑरेंजिश हो गई है। अगर मैं शिफ्ट होल्ड करके राइट माउस बटन को होल्ड करके ड्रैग करता हूँ तो मैं लाइट को मूव कर सकता हूँ। तो ऐसे ही आप अलग अलग HDRIs और एनवायरनमेंट मैप्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। HDRIs जो है वो आप बाहर से भी इंपोर्ट कर सकते हैं सब्सटेंस पेंटर के अंदर, अगर आपको कोई पर्टिकुलर HDRI यूज़ करनी है तो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एनवायरनमेंट एक्सपोजर के ऑप्शन के ऊपर। अगर आपको अपने एनवायरनमेंट के अंदर कुछ और लाइट
या फिर HDRI से आने वाली लाइट है उसका एक्सपोजर बढ़ाना है तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सपोजर को इंक्रीज़ करके 1 करता हूँ तो आप देख सकते हैं अब हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर और भी ज़्यादा लाइट जो है वो आ रही है HDRI से, और हम और भी क्लियरली अपने टेक्सचर को देख पाएंगे वाइल पेंटिंग इट। इन्वायरमेंट ओपेसिटी का जो ऑप्शन है वो भी हमें विजिबल है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमारे मॉडल के पीछे जो इन्वायरमेंट है वो पूरी तरह से ब्लैक है। अगर जो आपने HDRI प्लेस करी है उस HDRI को आप देखना चाहते हैं तो आपको इन्वायरमेंट ओपेसिटी को इंक्रीज़ करना है, और उसके बाद आप जो है अपने HDRI को देख पाएंगे। अभी भी हमें जो क्लियर इमेज है वो विजिबल नहीं है, वो इसलिए क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट ब्लर का ऑप्शन है वो ऑन है। अगर मैं इन्वायरमेंट ब्लर को डिक्रीज़ करता हूँ तो आप देख पाएंगे हमारे जो इन्वायरमेंट ओपेसिटी है या फिर जो हमारी HDRI है वो क्लियरली विजिबल होगी। तो अगर मैं इन्वायरमेंट ब्लर को कम करता हूँ और इन्वायरमेंट ओपेसिटी को बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं पीछे जो HDRI लाइट प्रोवाइड कर रही है हमारे मॉडल को उसे क्लियरली। अगर मैं शिफ्ट और राइट माउस बटन से बताता हूँ कि आप HDRI को कैसे रोटेट कर सकते हैं तो कुछ ऐसा व्यू होगा। और एनवायरनमेंट रोटेशन के टैब से ही आप रोटेट कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को भी। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एनवायरनमेंट अलाइनमेंट के ऑप्शन को। तो अगर आपका एनवायरनमेंट अलाइनमेंट जो है वो वर्ल्ड पर स्टैब्लिश्ड है तो अगर आप ऑब्जेक्ट को ऑल्ट होल्ड करके लेफ्ट माउस बटन से रोटेट करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट को इन्वायरमेंट के अराउंड रोटेट करेगा। और अगर मैं इसे वर्ल्ड से कैमरा बेस्ड कर देता हूँ तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कैमरा के फ्रंट पे रोटेट होगा और इन्वायरमेंट के साथ रोटेट नहीं होगा। तो इट्स अ प्रीटी बेसिक ऑप्शन। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैं यूज़ करता हूँ वो वर्ल्ड के एक्सेस पर ही होता है, तो मैं इसे वापस डिफ़ॉल्ट वर्ल्ड के एक्सेस पे इस्टेब्लिश कर लेता हूँ। और HDRI जो है वो कभी कभी डिस्ट्रैक्टिंग हो सकती है तो इसे हम वापस इसकी ओपेसिटी को कम कर लेते हैं और मैं इसे वापस स्टूडियो टोमोको पे सेट कर लेता हूँ। और एक और बात, जब भी मैं स्टूडियो टोमोको को यूज़ करता हूँ तब मेरी जो व्यू पोर्ट के अंदर ब्राइटनेस होती है उसका एक्सपोजर 0 से इधर 1 होता है, या फिर आप इसे 2 भी कर सकते हैं अगर आपको HDRI से थोड़ी और लाइट चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।